नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है पक्सिनिया ग्रामिनिस। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने बात करी थी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस और साथ ही साथ हमने बात करी थी सिम्टम्स रिलेटेड टू डिजीज कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनिस। और जो हमारी वीडियो नंबर 2 थी यानी कि पार्ट 2 जिसमें हमने डिस्कशन किया था लाइफ साइकिल की जो फर्स्ट फेज थी दैट इज अ यूरेडोस्पोर स्टेज ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस। और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे टेलिडोस्पोर की नेक्स्ट स्टेज के बारे में। और दोस्तों क्योंकि लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसीलिए पक्सिनिया ग्रामिनिस को मैक्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी है तो हमने इस वीडियो को यानी कि पक्सिनिया ग्रामिनिस टॉपिक को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज है आपकी लास्ट पोर्शन इस लाइफ साइकिल का। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हमने बात करी थी वो सारे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने वो सभी एरिया कवर किए थे जहाँ से क्वेश्चन आपके टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में बनते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस की लाइफ साइकिल, और यहाँ से भी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बायोलॉजी यानी कि टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ मिलकर के टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो चीज़ जनरल से इन्फॉर्मेशन, चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने पार्ट 2 में डिस्कस करा हुआ था कि जो लाइफ साइकिल होती है पक्सिनिया ग्रामिनिस की उसमें 5 स्टेजेस होती हैं और पांचों स्टेजेस में जो पहली स्टेज है वो है स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड है एसियोस्पोर्स, थर्ड है यूरेडोस्पोर्स और नेक्स्ट है टेल्यूडोस्पोर्स और लास्ट है बेसिडियोस्पोर्स। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में जो लाइफ साइकिल थी उनके फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेजेस के बारे में, थर्ड फेज के बारे में डिस्कस किया था और आज हम नेक्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने एक चीज़ और आपको मेंशन करी थी कि जो पक्सिनिया ग्रामिनिस होते हैं उसके 2 होस्ट पाए जाते हैं उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। तो पहला जो होस्ट होता है वो होता है वीट और जो सेकंड होस्ट होता है दैट इज़ बारबरी प्लांट। ठीक है, तो पहले जो होस्ट है यानी कि जो वीट प्लांट है उसके अंदर जितने भी स्टेजेस पाई जाती थी उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आज हम बात करेंगे स्टेज 2 यानी कि जो स्टेज बारबरी प्लांट के अंदर होते हैं उन सारे स्टेजेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑन बारबरी प्लांट। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिडियोस्पोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और जो ये स्टेज है बारबरी प्लांट की, जैसे ही बेसिडियोस्पोर्स की जो लाइफ साइकिल है वो या जो स्टेज है वो कंप्लीट होती है और बेसिडियोस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, उसके नेक्स्ट स्टेज में ये नेक्स्ट होस्ट में यानी कि बारबरी प्लांट में एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ से लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये अपर सरफेस ऑफ बारबरी लीफ के ऊपर जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखिए हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जब डिटैच होते हैं अपने प्लांट बॉडी से यानी कि वीट प्लांट की बॉडी से, तो हवा के द्वारा बहुत दूरी तक जो जो इनका आसपास का एरिया है वहाँ तक की दूरी तक ये कवर करते हैं एरिया और हवा के साथ ये बहकर चले जाते हैं बारबरी प्लांट्स तक। ठीक है, और वहाँ पर ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं और इनका जो जर्मिनेशन होता है, ठीक है, वो जर्म ट्यूब से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और सब फंजाइज में कि फंजाइज में जो जर्मिनेशन होती है वो जर्म ट्यूब से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो जर्म ट्यूब होता है वो एपिडर्मिस के अंदर पेनिट्रेट करता है। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है वो बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पर कि ये पक्सिनिया ग्रामिनिस डेवलप करता है। ठीक है, तो जो जर्म ट्यूब होती है वो धीरे धीरे इलोंगेट करना स्टार्ट करती है यानी कि लंबी होना स्टार्ट करती है और छोटे छोटे जो हाइफे होते हैं उनमें डिवाइड कर जाती है इंटरनली। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो हाइफा होता है वो
जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर के, देखिए जो एपिडर्मिस होती है ना, उनके बीच में दो लेयर्स पाई जाती है, लोअर और अपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये उनके बीच में, यानी कि जो अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है, इनके बीच का जो एरिया है ना, यहीं पर पक्सिनिया ग्रामिनिस अपने हाइफा को पेनिट्रेट कराता है और यहीं पे उसका वो पूरा एरिया वो कवर करता है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पूरा एरिया धीरे धीरे हाइफा इसका कर करके कवर करता रहता है, ठीक है। इनका जो हाइफा होता है, देखिए वो कैसा होता है, तो वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि इनमें जो सेल्स होती हैं दैट आर हैप्लॉइड, ठीक है। और इन्हीं को हम प्राइमरी माइसीलियम के नाम से जानते हैं और इसे हम पॉजिटिव स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई सारे बेसिडियो स्पोर्स होते हैं जिनके अंदर कई सारे स्टेन्स होते हैं और ये उसी तरीके से सिमिलरली बारबेरिस लीफ को जो है इन्फेक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने पॉजिटिव के बारे में बात किया, वैसे ही एक और स्टेन होती है नेगेटिव स्टेन, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेन भी बिल्कुल वैसे ही इन्फेक्ट करती है जैसे कि पॉजिटिव स्टेन इन्फेक्ट करती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेज में आगे चल करके यही पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के जो डिफरेंट हाइपोमाइसीलियम है, यही कॉन्जुगेट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ में। ये आगे चल करके स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज की फर्स्ट स्टेज जो है बारबेरी प्लांट के अंदर, ठीक है। अभी तक हमने वीट की पार्ट 2 में और पार्ट 3 में डिस्कस किया था, वीट के अंदर जो ग्रामिनीज, पक्सिनिया ग्रामिनीज की जो स्टेजेस होती हैं उसके बारे में, ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं बारबेरिस प्लांट के अंदर जो स्टेजेस होती हैं पक्सिनिया ग्रामिनीज की, उसके बारे में, ठीक है। तो बारबेरिस प्लांट के अंदर जो पक्सिनिया ग्रामिनीज की पहली स्टेज होती है उसे पिक्निडियल स्टेज या फिर स्पर्मेटोगोनियल स्टेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेज है पिक्निडियल या स्पर्मेटियल स्टेज के नाम से क्यों जाने जाती है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले जो 4 दिन का इन्फेक्शन होता है ना, चारों दिन के इन्फेक्शन में, यानी जैसे ही ये जो बेसिडियो स्पोर हैं उन्होंने एंटर किया बारबेरिस प्लांट के अंदर, तो करीबन 4 दिन ये अपना हाइफा जो है पूरा स्प्रेड कर लेता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, ठीक है। तो 4 दिन ऑलमोस्ट इसे लगते हैं, 4 या 5 दिन अपने इन्फेक्शन को पूरे तरीके से स्प्रेड करने में, ठीक है। 4 दिन के बाद ये जो हैप्लोमाइसीलियम होता है, जिसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म दिया था, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है 4 दिन के अंदर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो 5वें दिन यहाँ पे क्या नज़र आता है कि जो अपर एपिडर्मिस होता है इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे प्राइमोडियम ऑफ स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। ये देखिए अपर एपिडर्मिस के पास ही जो इतना एरिया है, ठीक है। और जो लोअर एपिडर्मिस के पास जो इन्फेक्शन इसने क्रिएट किया होता है उस लेयर को आप क्या कहेंगे, प्राइमोडियम ऑफ एसिडियम या फिर प्रोएसिडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चला। अपर एपिडर्मिस में जो इसने माइसीलियम का जो नेट क्रिएट किया है, इसे आप क्या टर्म देंगे, प्राइमोडियम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। और जो लोअर लेयर के पास जो इसका इन्फेक्शन है उसे आप क्या नाम देंगे, प्राइमोडियम ऑफ एसिडियम और या फिर प्रोटोएसिडियम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये करीबन 4 दिन के इन्फेक्शन में आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। सॉरी 5 या 6 दिन या 7 दिन के करीब में ये सब आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा बारबेरिस प्लांट की लीफ के अंदर, ठीक है। लेकिन 7 से 10 दिन के अंदर जो इसके अंदर चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहला होता है कि जो प्राइमोडियम स्पर्मेटोगोनिया है वो मैच्योर करके एक फ्लास्क का शेप ले लेता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आपको कहाँ नज़र आएगा, बारबेरिस प्लांट की अपर सरफेस के ऊपर, ठीक है, लोअर सरफेस नहीं, अपर सरफेस के ऊपर, ठीक है, जिसे आपने क्या टर्म दिया था अभी, प्राइमोडियम और स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी। आगे चल कर के यही फ्लास्क का शेप स्ट्रक्चर है जिसे आप नाम देंगे स्पर्मेटोगोनियम या फिर पिक्निडियम नाम देते हैं आप इसे, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए जो पिग्नीडिया है वो आगे चल करके छोटा सा और येलोइश स्पैक के रूप में आपको नज़र आएगा ये अपर सरफेस में, जिसे हमने अभी कहा ना फ्लास्क शेप्ड। तो आपको लीफ के ऊपर ही उभरे हुए नज़र आएंगे छोटे छोटे येलोइश स्पैक्स नज़र आएंगे, ठीक है। और वर्टिकल सेक्शन पे ये जो स्पैक्स होते हैं इन्हें स्पर्मेटोगोनियम की जो अपर सरफेस होती है ये उसमें आपको एक ओपनिंग टाइप की नज़र आती है इन्हीं के कारण, ठीक है। और अपर सरफेस जो होती है होस्ट की यानी कि बारबेरिस लीफ की, उसमें एक ओपनिंग हो जाती है जिसे ओस्टियोल के नाम से जाना जाता है। और यही ओस्टियोल जो होता है इन्फेक्शन का सबसे बड़ा इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो बारबेरिस प्लांट की लीफ के अंदर दिखाई देगा, यानी कि लाइट ब्राउनिश पैच नज़र आते हैं बारबेरिस की लीफ के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट स्टेज में देखिए ये जो वॉल होती है, वॉल इस पिग्निडिया की या आप कहेंगे इस फ्लास्क शेप्ड हाइफा की या माइसीलियम की, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ जो वॉल होती है इसके तीन इनका जो हाइफा होता है, यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ठीक है, पहला है पेरीफाइसिस, दूसरा है फ्लेक्सस या रिसेप्टिव हाइफा, थर्ड है स्पर्मेटियोफोर्स या फिर पिग्निडियोस्पोर्स। ठीक है, और तो यानी ये तीन टाइप के लेयर्स आपको नज़र आएंगे। कहाँ पे नज़र आएंगे, चलिए देखते हैं। ये जो अपनी स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हैं, ठीक है, जो फ्लास्क शेप आपने देखा, इसकी जो आउटर लेयर होती है ना, ये वाली, इसे आप क्या नाम देंगे, पेरीफाइसिस। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा उसे आप कहोगे फ्लैक्सिस और रिसेप्टिव हाइफा, जो आपको यहाँ तक नज़र आएगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल आउटर लेयर जो है इसे आप पेरीफाइसिस कहेंगे। इसके अंदर ये जो आप कांटे लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कहलाएगा फ्लैक्सस और रिसेप्टिव हाइफा। ठीक है, स्पर्मेटोफोर कहलाता है इसके अंदर का इंटरनल एरिया। ये देखिए, ये जो है ना, ये आप क्या कहेंगे इसको, स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके इन लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेरीफाइसिस क्या होता है, एक ऑस्टियोल होता है। ऑस्टियोल मीन्स होता है छोटा सा होल। ठीक है, तो ऑस्टियोल होता है जिसके अंदर एक फ्रिंज लाइक लॉन्ग डेलिकेट स्टेराइल हाइफा प्रेजेंट होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या कहलाएगा, आपका पेरीफाइसिस। ठीक है, और ये कहाँ होता है, ऑस्टियोल यानी जहाँ ओपनिंग होती है बारबेरिस प्लांट की अपर एपिडर्मिस में, वहीं से ये पेरीफाइसिस की जो लेयर है वो स्पर्मेटोगोनियल वॉल के पास नज़र आती है। ठीक है, कहाँ, ऑस्टियोल के पास। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, बारबेरिस प्लांट की लीफ है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस नज़र आते हैं येलोइश। तो ये जो पैचेस हैं ना वो इसी के कारण नज़र आते हैं। जो फ्लास्क शेप्ड पिग्नीडियल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आता है ना, उसी के कारण लाइट येलोइश कलर के आपको स्पेक्स नज़र आएंगे। ठीक है, और ये इंटरनली कैसे नज़र आते हैं, कुछ इस टाइप्स के नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर है वो है फ्लैक्सस या फिर रिसेप्टिव हाइफा। ये कहाँ से अराइज करता है, जो लेटरल वॉल होती है स्पर्मेटोगोनियम की, यानी कि इस टाइप की। ठीक है, ये जो सेकेंड जो लेयर है उसके अंदर ये पाया जाता है जो लेटरल वॉल है स्पर्मेटोगोनियम की, वो आगे चल करके इसे फ्लैक्सस नाम दिया जाता है या फिर रिसेप्टिव हाइफा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे एक स्लेंडर और डेलिकेट सिलिंड्रिकल सेप्टेट सिंपल ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड ब्लड एंड्स वाली नज़र आएगी आपको हाइफा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कुछ इस प्रकार की। ठीक है, ये पेरीफाइसिस की यानी जो आउटर लेयर है उसके नेक्स्ट में आपको यही दिखाई देगा, और इसे डिस्टिंग्विश करना बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि पेरीफाइसिस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पेरीफाइसिस की ये सेल्स हैं, इन्हीं के जस्ट बगल में आपको फ्लैक्सस नज़र आएगा, रिसेप्टिव हाइफा नज़र आएगा। तो इट इज़ रियली वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लैक्सस एंड पेरीफाइसिस। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट लेयर होती है उसकी नेक्स्ट लेयर में आता है स्पर्मेटियोफोर्स या फिर जिसे पिग्निडियोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो स्पर्मेटियोफोर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्लेंडर शॉर्ट और वर्टिकल यूनिन्यूक्लिएट हाइफा होते हैं, और ये बिल्कुल बेस ऑफ स्पर्मेटोगोनियम से अराइज करते हैं। ठीक है, कैसे अराइज करते हैं, लेट्स सी। देखिए ये आपका हुआ पेरीफाइसिस। ठीक है, उसके जस्ट अंदर आपको फ्लक्सस नज़र आएगी, फ्लैक्सस। ठीक है, फ्लैक्सस या फिर जिसे आप रिसेप्टिव हाइफा कहते हैं, तो ये आपका रिसेप्टिव हाइफा हुआ। ठीक है, इसके अंदर जो छोटे छोटे सर्कुलर राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें आप क्या टर्म देंगे, स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, तो यही जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शॉर्ट वर्टिकल यूनिन्यूक्लिएट, यानी इन सब के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके साथ साथ में इनका जो हाइफा होता है वो कहाँ से अराइज करता है, स्पर्मेटोगोनियम की बेस से। ठीक है, जो ईच स्पर्मेटोफोर्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा एक पिग्निडियोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से, ठीक है, बाय एब्स्ट्रैक्शन मेथड स्पोरोफोर या जिसे हम पिग्निडियोस्पोर्स या स्पर्मेटोफोर कहते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, कई सारे सेवरल स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट स्पर्मेटिया का या फिर पिग्निडियोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, स्पर्मेटोफोर से। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो चलिए फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर ये आपको छोटे छोटे जो स्पर्मेटोफोर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यही स्पर्मेटोफोर जो होते हैं प्रोडक्शन करते हैं पिग्निडियोस्पोर्स का। ठीक है, या फिर स्पर्मेटिया का। ठीक है, कौन प्रोडक्शन करता है, स्पर्मेटियोफोर्स का कौन प्रोडक्शन करता है, सॉरी, स्पर्मेटियोफोर्स किसका प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्मेटिया का। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको टर्म बड़ा दिख रहा है तो बड़ा हमेशा छोटे का प्रोडक्शन करेगा ना, तो ये बड़ा है तो छोटे का प्रोडक्शन करेगा, छोटा कौन है, स्पर्मेटिया।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या नज़र आएगा कि ये जो स्पर्मेटिया होते हैं, जो अभी अभी जिनका प्रोडक्शन हुआ स्पर्मेटोफोर से, ठीक है, वो यूनिन्यूक्लियर होते हैं, स्मॉल ओवल और स्फेरिकल होते हैं, हेलाइन होते हैं और स्मूथ वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और एक जो स्पर्मेटिया होता है, ठीक है, वो स्पर्मेटोगोनियल कैविटी के अंदर फील्ड होते हैं और जैसे ही नेक्टर बाहर रिलीज होता है बारबेरिस लीफ से, नेक्टर के साथ साथ ये भी रिलीज हो जाते हैं। नेक्टर क्या होता है, एक थिक स्टिकी और स्वीट लिक्विड होता है जो कि अट्रैक्ट करता है फ्लाइज को या फिर इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, ठीक है। तो ये जो क्या है, बारबेरिस लीफ के ऊपर आपको यहाँ फ्लास्क शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा येलोइश पैच में, जो हमने भी जिसको डिस्कस किया, ठीक है। तो स्पर्मेटिव ये जो आपको वॉल, ये जो आपको छोटे ये वाइट येलोइश पैच नज़र आएंगे, तो इनके बिल्कुल इंटरनल जो पार्ट है जिसे हमने स्पर्मेटोफोर कहा है, इनके अंदर स्टिकी स्वीट लिक्विड फिल्ड होता है जो इनकी कैविटी के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं कैविटी के साथ साथ में स्पर्मेटिया भी रिलीज हो जाते हैं जैसे ही ये लिक्विड यानी कि जो नेक्टर होता है वो ओजेस आउट करता है, यानी कि बाहर रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रेग इन 1927, देखिए क्रेग और बटलर ने मिलकर 1927 में एक रिसर्च की थी और उस रिसर्च में उन्होंने कहा था कि स्पर्मेटिया जो है वो मेल गैमेट की तरह एक्ट करेगा और रिसेप्टिव और फ्लेक्सस जो हाइफा होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल है वो सेम लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटिया जो है उसे आप पॉजिटिव कह सकते हैं या फिर नेगेटिव कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन, ठीक है, जैसा वहाँ पे बेसिडियोस्पोर का प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों ये जो स्पर्मेटिया है ये रिसेप्टिव हाइफा तक कैसे पहुँचता है, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। जो नेक्टर इंसेक्ट एक लीफ से दूसरे फ्लावर या फिर लीफ तक लेकर के जाते हैं ना, तो वहाँ पर उन इंसेक्ट की हेल्प से ये जो स्पर्मेटिया है ये इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिया जो होते हैं ये, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि ये लीफ है और उसके अंदर पैचेस होते हैं और इन्हीं पैचेस के अंदर जो है नेक्टर फिल्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पर्मेटिया धीरे धीरे यहाँ वहाँ स्प्रेड कर देता है विद द हेल्प ऑफ नेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि स्पर्मेटिया जो होता है वो जब कांटेक्ट में आता है रिसेप्टिव हाइफे के ऑपोजिट स्ट्रेन के, तो क्या होता है, इनके बीच की जो इंटरवीनिंग वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो स्पर्मेटिया न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड मूव करने लगता है और एक ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों न्यूक्लियस बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस वाली, इसे कहा जाता है बाई न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। और इसे आप कहेंगे डाई कैरियन स्ट्रेन कहेंगे। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों जिसमें दोनों न्यूक्लियस अपोजिट स्ट्रेन के एक ही पास आ जाते हैं, ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है डाइकैरियोटाइजेशन। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था आपका वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज में दोस्तों जो डाइकैरियोटिक बेसल सेल होती है, ठीक है, प्रोएसिटेरियम की, वो अरेंज कर लेती है वर्टिकली एक दूसरे के, एक मतलब एक जो होती है सेल वो लोअर बेस की तरफ चली जाती है और अदर्स जो है वो अपर की तरफ मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। तो एक एक बाय न्यूक्लिएटेड सेल बेसल सेल जो होती है वो धीरे धीरे कट करके अलग होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो है धीरे धीरे करके जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, धीरे धीरे ये एक दूसरे से कट कर अलग होना स्टार्ट कर देती है। बेसिपेटल सक्सेशन जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूअर यंगर सेल्स होती हैं वो बिल्कुल बेस पे होती है और जो मैच्योर्ड सेल होती हैं वो धीरे धीरे दूर चली जाती है और यही मैच्योर्ड सेल धीरे धीरे यहाँ से डिटैच होकर के बाय द हेल्प ऑफ विंड यहाँ वहाँ मूव करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखेंगे कि जो बाई न्यूक्लिएटेड बेसल सेल होती है धीरे धीरे वो कट ऑफ हो जाती है चेन से, ठीक है। और बेसिपेटल सक्सेशन हमने अभी आपको डिस्कस ही किया, ठीक है। तो ये सेल्स जो होती है, ठीक है, इन्हें एसिडियोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है और यही सेल फर्दर डिवाइड करते हैं ट्रांसवर्सली और एक लार्जर सेल के फॉर्म में और एक छोटी सेल के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यह है लार्जर सेल और यह है स्मॉलर सेल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेज में जो लार्जर सेल है वो आगे चल करके एसिडियोस्पोर में डेवलप करती है, जबकि जो स्मॉलर सेल है वो स्टेराइल होती है, जिसे डिसजंक्चर या फिर इंटरकैलरी सेल के नाम से जाना जाता है। ये जो इंटरकैलरी सेल है ये आगे चल करके डिसॉल्व हो जाती है और
जो एसिडोस्पोर है उससे दूर चली जाती है। जैसे ये है ना, ये तो ये कट करके धीरे से ये अलग हो जाती है और ये जो पोर्शन है आपका ये आगे चल करके डिवेलप करता है। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, एसियम जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर जो डेवलपिंग एसियोस्पोर्स होते हैं वो धीरे धीरे रप्चर कर जाते हैं और इनके अंदर जो पैरिडियम होता है, ठीक है, वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है और इसी प्रेशर यहाँ देखिए, ठीक है, ये है। तो ये एक सेकेंड, ये स्क्रीन आप क्लियर कर लें। देखिए ये जो होता है यहाँ पर, ये होता है एसियोस्पोर। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये एक प्रेशर एग्जर्ट करता है इस सामने वाली सेल के ऊपर और ये जो एसियोस्पोर्स होते हैं धीरे धीरे लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये एसियोस्पोर्स होते कैसे हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, बाई न्यूक्लिएट और ऑरेंजिश येलो इन कलर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही जब सेल्स धीरे धीरे कट ऑफ करके अलग होने लगती हैं तो इनका जर्मिनेशन कैसे होता है, लेट्स सी। इनके जर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि विंड, अभी नेक्टर से जब ये डिटैच हो जाते हैं एक एक कर करके, तो विंड की सहायता से यहाँ वहाँ स्प्रेड होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल्फ जर्मिनेशन की। ठीक है, और लेकिन ये दूसरे बारबेरिस प्लांट को जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता एसिडियोस्पोर के स्टेज में। ठीक है, और ये जब सूटेबल होस्ट के ऊपर, यानी कि जब वीट की लीफ के ऊपर जब ये गिरता है तो ही ये जर्मिनेट करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जर्म ट्यूब और प्राइमरी हाइफे। फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो जर्म ट्यूब की हेल्प से होती है, और जैसे हमने यूरिडियोस्पोर स्टेज में डिस्कस किया था, और उसके बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होता है वो बनता है। और इसी तरीके से जो पूरी साइकिल है, टेलिटोस्पोर फिर यूरेडोस्पोर फिर टेलिटोस्पोर, तो साइकिल पूरी रोटेट करती रहती है। ठीक है, तो यही है, देखिए आपकी स्क्रीन पे लाइफ साइकिल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है यूरेडोस्पोर की स्टेज। ठीक है, और ये देखिए यूरेडोस्पोर है, डबल न्यूक्लिएटेड, फिर आगे चल करके टेलेटोस्पोर हुआ। यूरेडोस्पोर आपकी वीट में होगा, जबकि टेलेटोस्पोर आपके बारबेरिस प्लांट में नज़र आता है, और उसके बाद से बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है, फिर स्पर्मेटियम की और ये एसिडियम की, और इस तरीके से जो 5 स्टेजेस होती हैं पक्सिनिया ग्रामिनिस की वो यहाँ पे नज़र आती है। तो यहाँ पर हमने पूरी लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस कर ली है पक्सिनिया ग्रामिनिस की, और मेरे ख्याल से ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को बहुत ही शालीनतापूर्वक लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और फंजाई की स्पीशीज़ के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।